बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, साथी और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पहले एक प्रोग्राम पेश किया, एक एपिसोड पेश किया दाने के मुतल्लक, और ये इंतहाई एक ऐसा मौजू है कि जिस पर हम आम रूटीन में इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा तवज्जो का हामिल है। ये दाने का मतलब वो फ्यूल है कि जो आप अपने कबूतरों को, वो ईंधन है जो आप अपने कबूतरों को चलने के लिए और मतलब जीने के लिए देते हैं। तो वो फ्यूल जितना अच्छा और जितना क्वालिटी का होगा, आपका परिंदा उतना ही देर पा निकालेगा और बीमारियों से वो उतनी ही फाइट कर सकेगा, सरवाइव करेगा। बहरहाल, पिछली जो एपिसोड थी उसमें हमने ये पता लगाया कि कबूतर को दाने में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है प्रोटीन की है और एनर्जी की है। प्रोटीन की है, एनर्जी की है, और इसके अलावा जो उसकी उसके लिए ज़रूरी अज्जा हैं, चिकनाई फ़ैट है। तो उसमें हमने ये भी पता लगाया कि जो मकई है, मकई पिगमेंटेशन करने में भी मदद देती है। जो कबूतर का असल रंग है, आसान अल्फाज में उसको निखारने में भी मकई मदद देती है। मकई का अगर दलिया इस्तेमाल किया जाए तो वो निस्बतन मकई के ज़रा जल्दी वो डिज़ोल्व होगा, डाइजेस्ट होगा। उसके बाद हमने ये भी जाना कि जो बाजरा है, बाजरा सबसे देर से हज़म होने वाला खुश्क मिजाज ये तासीर का हामिल एक बीज है। इसके बाद ये तो वो चीज़ें थीं जो चीदा चीदा हमने पिछली एपिसोड में आप तक पहुंचाई। एक चीज़ बड़ी अहम जो कि मैं दोबारा से आपको दोहराना चाहूँगा कि अगर आपका दाना बहुत अच्छा है तो अल्लाह के फजल से आपको मौसमी बीमारियों का आप 70% आप उनका 70 to 80% आप उनसे वैसे ही फाइट कर सकते हैं। और जो कबूतर बीमार होते हैं इस दौरान जो कबूतर बीमार होते हैं, जो डीले होकर बैठते हैं, आप जस्ट उनको बच्चों वाला पैनाडोल और फ्लैजल एक एक सीसी दे दें अगर, तो वो कबूतर दूसरे दिन बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसको दूसरी एक और चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि यकदम अपने कबूतर को बीमार देख के एंटीबायोटिक का सहारा ना लिया करें। आप एक बड़ी एंटीबायोटिक ला के बाज़ार से, मुर्गियों वाली दुकान से जाके ला के डालनी शुरू कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका मुझे फ़ोन आता है, वो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कौन सी एंटीबायोटिक यूज़ की है, तो वो ऑलरेडी किसी ना किसी बड़ी एंटीबायोटिक का नाम ले चुके होते हैं और इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो एक चीज़ ये आप मैं बिल्कुल आपको आसान अल्फाज में बताना चाहूँगा कि एक एंटीबायोटिक के बाद दूसरी एंटीबायोटिक इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, वो नहीं यूज़ करनी चाहिए। एक मेरे दोस्त हैं, उनके कबूतर बीमार हुए तो उन्होंने एंटीबायोटिक जो भी कोई बताता था उन्होंने इस्तेमाल करनी शुरू की। ज़ाहिरी बात है, जब कबूतर बीमार हुए होते हैं तो वो उर्दू में कहते हैं कि ज़रूरतमंद दीवाना होता है। कोई भी बताता था वो इस्तेमाल करते थे। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों हुआ ये कि कबूतर तो ठीक नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने लैब टेस्ट करवाया तो उसमें एक चीज़ जो बड़ी उसने बताई, चूँकि वो उसका पेट चाक करते हैं और सारा देखते हैं, तो उन्होंने बताई कि इसके जो गुर्दे हैं कबूतर के, या जो भी मादा थी या जिसका भी मतलब उन्होंने पोस्टमार्टम करवाया, तो वो पता ये चला कि वो जस्ट लाइक बॉल इतने इतने बड़े अंदर सूज गए हुए हैं, स्वेल हो गए हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि इन हालात में जबकि गुर्दे इस तरह से सूज जाएं तो कोई और दवाई असर करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। और दवाई के बाद दवाई डालना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है।
कि आप एक दवाई डाल रहे हैं। और इसलिए कोई मुझे इस तरह से कहता है तो मैं उसे सबसे पहले कहता हूँ कि आप कोई भी प्रोबायोटिक लेकर उसको इस्तेमाल करें कम से कम 5 दिन, ताकि पहले वाला जो एंटीबायोटिक है उसका असर ज़ायल हो, फिर उसके बाद दवाई शुरू होगी, असल दवाई जो कि आप तशख़ीस करके देते हैं। तो मतलब प्रोबायोटिक जो है वो जब पहले वाले एंटीबायोटिक के असरात को दूर करता है, तब दूसरी दवाई असर करना शुरू करती है। अगर आप उसके ऊपर ही देना शुरू कर दें तो आपका कबूतर बजाय अच्छा होने के ख़राब होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल आपसे ये वादा किया था कि अगली एपिसोड में जो दाना है उसमें आपको प्रवासी दाने के भी कुछ बताए जाएंगे, प्रवासी दाने के हवाले से आपको कुछ बताया जाएगा, टिप्स दी जाएंगी। तो एक बुक है, ये आर्ट ऑफ फीडिंग, तो एक बुक है फीडिंग टू विन, ठीक है। ये दो बुक्स हैं, ये यूरोप के किसी अच्छे स्कॉलर ने, किसी अच्छे शौकीन ने लिखी हैं। अगर आप इसमें पढ़ते हैं तो बड़ी आम सी सादा सी मतलब आम फहम सी बातें हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में है, लेकिन हम उनको, अब उसने एक ये भी चीज़ का जिक्र किया कि आप जब दाना डाल रहे हो तो आप यकदम जो ट्रेज़ हैं, जो दाने वाली जो ट्रे हैं जिसमें दाना डालते हैं, वो भर ना दें, थोड़ा सा डालें, वो कबूतर खा जाएं। आप उनकी अगर भूख को और महसूस करें तो थोड़ा सा और डाल दें। तो ये इस चीज़ का उसने जिक्र किया आर्ट ऑफ फीडिंग में, कि कबूतरों को खुराक देना भी एक आर्ट है। ये नहीं कि आप जाते हुए, दफ्तर जाते हुए आप जा मतलब फेंक गए हैं, तो जितना उन्होंने खाना है खा लिया, बाकी पे बीठें कर दी हैं, जब भूख लगी है वो बीठों वाला दाना खा लिया और बेड़ा गर्क हो गया। तो दोस्तों ये उसने आर्ट ऑफ फीडिंग में ज़िक्र किया। उसके बाद जो उन्होंने फीडिंग टू विन में ज़िक्र किया, जो रेस वाले कबूतर को देते हैं, उसमें उसने कहा जी मोस्ट इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक एनर्जी उसके लिए चाहिए, एक प्रोटीन है। और प्रोटीन जो है उसके लिए उन्होंने क्या किया, मैं चीदा चीदा पॉइंट्स जो हैं वो मैं लिख लेता हूँ। उसके लिए उन्होंने प्यारे दोस्तों 30 से 40% उन्होंने मटर, मुख्तलिफ़ किस्म के मटर शामिल किए इसमें। हमारे पास जो हम जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में खाते हैं वो तो एक तरह से ही, एक तरह के मटर लगते हैं कि भाई ये मटर आए हैं बाज़ार से, वो खा लिए। इसमें जो उसने बताया स्वीट पीस मतलब मीठे मटर, और उसके बाद येलो मटर मतलब पीले जर्द मटर, और इस तरह से खुश्क उसने काफ़ी तरह के 30 से 40% मटर गिनवाए। 15% उसने इसमें सिर्फ बाजरा डाला, 15%। बाकी सूरजमुखी, ज्वार, गंदम ये डाला। और 1 से 2 मुट्ठी भरकर उसने अलसी, सरसों ये डाला। फिर हैरानगी की बात है कि 12% उसने इसमें प्रोटीन ऐड किया। उसमें ये जो अल्लाह आपका भला करे, दाल जो है, मूंगी साबुत जो है, और 4% फैट उसने शामिल किया। और 4% जो फैट शामिल किए उसमें उसने तहसीस कर दी, इसको स्पेसिफिक कर दिया कि ये जो 4% फैट है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसके लिए क्या चीज़ यूज़ करनी है आपने। हालांकि उसने ऊपर अलसी और सरसों भी डाले हैं, लेकिन 4% फैट के लिए उसने स्पेशल जो स्पेसिफिक की है, उसने कहा जी आपने सूरजमुखी का बीज ही इस्तेमाल करना, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों इसमें उन्होंने मतलब इस चीज़ में उसने 2-4 चीज़ों का ज़िक्र किया, जो मैं ज़िक्र करने के बाद अपनी मौजूदा जो हमारे पाकिस्तान में जो रूटीन चलती है मैं उसका ज़िक्र करूँगा। इसमें उसने ज़िक्र किया कि दाने का असल टाइम, और दाने पर आपको इतना अबूर हासिल होना चाहिए कि मेरे कबूतर आज इतनी एनर्जी ज़ाया करके आए हैं, तो मैं इनको कौन सा दाना दूंगा तो ये अपनी एनर्जी को रीगेन करेंगे और रिफ़्रेश हो जाएंगे, ताज़ा ताज़ा दम हो जाएंगे और इनकी एनर्जी बहाल हो जाएगी,
تاکہ اگلے دن کے لیے یہ اس کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس نے اس میں اسپیسیفک یہ کیا کہ بھائی آپ نے دانے کا جو ٹائم رکھا ہے روزانہ کا، ٹھیک ہے، وہ ریس والے دن تو متاثر ہو سکتا ہے، مقابلے والے دن متاثر ہو سکتا ہے، لیکن وہ جس دن آپ کا ناغہ ہے، جس دن آپ نے وقفہ ہے، اس دن آپ کے کبوتروں کا سیم ٹائم ہونا چاہیے. یہی ہم یہاں پر مطلب میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ 1 بجے دانہ ڈال رہے ہیں، 1 بجے ہی ڈالیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے دن جب آپ اڑان کے لیے کبوتروں کو نکالیں گے تو ان کا پوٹا ویسے ہی صاف ہوگا. جو دوست کہتے ہیں کہ پوٹا پلٹا کے اڑا دینا چاہیے اگر اس میں دانہ موجود ہے، تو آپ یقین کریں جتنا مرضی اچھا استاد ہو، جب آپ ایک دفعہ پوٹا پلٹاتے ہیں، پانی ڈال کے اس کو پلٹاتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، تو کبوتر کم از کم 15 سے 20 منٹ، یہ میں نے کم از کم بتایا ہے، اس کی صورت جو ہے وہ مطلب وہ فریش نہیں ہوتا. وہ اس کو فیل کرتا ہے اس چیز کو کہ آپ نے اس کا پوٹا بھرا ہے، باہر نکالا ہے، پھر بھرا ہے، پھر باہر نکالا ہے. ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ پوٹا بھر کے باہر نکالنا پانی، جس کو پوٹا صاف کرنا کہتے ہیں، یہ ہر بندے کا کام بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے سمپل سا حل یہ ہے کہ آپ دانے کی ٹائمنگ ہی ایسی رکھیں جو کہ آپ کو اگلے دن آپ کو کبوتر بالکل فریش ملے، اس کا پوٹ بالکل خالی ہو. ایک چیز ہائی فلائنگ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم خالی پیٹ کبوتر کو اڑاتے ہیں، اور اچھے جو سینئر اساتذہ ہیں وہ کہتے ہیں جب کبوتر پر پورے کر جائے تو اس وقت کا جو دانہ ہے، پھر تو تک جو دانہ ہے وہ 75%، 75 سے 80% باجرا ہونا چاہیے، اور 20% یا 25% چنے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب وہ کرتے کیا ہیں کہ جتنا باجرا یا جتنے چنے آپ کے آج کے لگنے ہیں، وہ لے کے اس کو دھوتے ہیں ایک کھلے سے برتن میں یا تانبیے میں، سٹیل کے تانبیے میں یا کسی میں، اس کو دھوتے ہیں، ایک پانی ڈالتے ہیں، اس سے اچھی طرح ملتے ہیں، ہاتھوں سے مل کے اچھی طرح صاف کر کے وہ پانی سارا پھینک دیتے ہیں، پھر ایک پانی اس میں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ پانی جو ہے وہ اس سے جتنی اس کی جو بھی اس میں گند ہوتا ہے، جو اس میں کچرا ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے. اب وہ اس کے بعد اس کو اس میں کچھ تو 15-20 منٹ، کچھ زیادہ بھی اس کے رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد اس کو نکال کے ایک چھاننے میں ڈالتے ہیں، دانے کو سارا پانی نچڑ جاتا ہے، اور چارپائی پر ڈال کے ایک باریک کپڑا، ململ کا کپڑا، اس کے اوپر دانے کو، اس کی ایک لیئر، ایک تہہ لگا دیتے ہیں، اوپر بھی ایک کپڑا دے دیتے ہیں، اس کو تھوڑی دیر خشک ہونے دیتے ہیں. یہ دانہ ڈالتے ہیں جی. تو بات یہ ہے کہ پھر پروٹین کہاں پہ گئی، جو کہ پروٹین کی ضرورت ہے ان کو اشد، اور ہمارے جو کبوتر پرور ہیں وہ پروٹین نہیں ڈال رہے، تو وہ یہ پروٹین کا کام بادام سے لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے بادام جو ہے پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے، انرجی سے بھرپور ہوتا ہے، وہ پروٹین سے اس کا کام لے رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے جتنا ان کا جس کے ہاتھ پر جیسے کوئی چڑھا ہوا ہے، اگر وہ کامیاب ہے تو وہ کامیابی سے چلا رہا ہے اس کو. اگر کوئی کامیاب نہیں ہے تو دانے پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے، دانے کے اجزاء پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے، دانے کے ٹائم پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ دانہ کس ٹائم پر ہم ڈال رہے ہیں. تو پیارے دوستو، یہ جو ویڈیو ہے یہ 15 منٹ کی ہو چکی ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ابھی بھی ڈسکس کرنے کے قابل ہیں کہ شاید ایک پارٹ اور بنانا پڑے شاید. تو یہ جو دانے کے متعلق، دانے سے دانہ ڈائریکٹ جڑا ہوا ہے آپ کے کبوتر کی ہیلتھ سے، آپ کے کبوتر کی صحت سے. اور اگر دانہ آپ کا اچھا ہے، آپ کا فیول جتنا اچھا ہے، آپ کا ایندھن جتنا اچھا ہے، کبوتر اتنی دیر آپ کے پاس رہے گا
اور آپ کو دوائیوں پر پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دوائیوں کی بجائے اچھا دانہ استعمال کریں، اور مطلب اچھا دانہ اپنے کبوتروں کو ڈالیں، دیکھ بھال اچھی کریں. اور لاسٹ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پر اپنے کبوتروں کو ایگزامن کیا کریں. جو ہلکا سا بھی ڈھیلا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اکیلے کو اٹھا کے الگ سے کریں، اس کو ٹریٹ کریں. ٹریٹ کرنے کے بعد جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ دانہ اب پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، 6-7 دن جسٹ لائک اس کو کیورنٹائن، مطلب اس کو دیں الگ سے، سیلف آئسولیٹ جس کو کہتے ہیں، آئسولیٹ کر دیں، اس کو الگ سے رکھیں اور کھلائیں پلائیں جناب الگ سے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کبوتر صحت مند رہے گا، اور باقی آپ کے کبوتر جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ویسے ہی صحت مند رہیں گے. بات کرنے کی ضرورت ہے اب گرٹ پر، اور اچھے دانے کا اثر جو پروں پر ہوتا ہے. لائیو ایک ویڈیو یوٹیوب پر چلائی تھی، لیکن اس میں پرابلم آ رہی تھی اس لیے ڈیلیٹ کر دی. تو امید کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اس کا کچھ اور بھی حصہ آپ تک پیش کیا جائے. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.